नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बियॉन्ड बेयर एक्ट्स में। आज हम लोग बात करेंगे जिस आर्टिकल पे, वो आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। जो अरेस्ट एंड डिटेंशन के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, उसके बारे में जो प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 22 के अंदर दिए गए हैं। जैसे कि हम लोग इन जनरल टर्म्स में, आप लोगों ने सुना होगा कि पुलिस अगर किसी को अरेस्ट करती है तो वो 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के पास ले जाए, फिर फर्दर रिमांड का प्रोसेस चलेगा। और जब वो अरेस्ट किया जाता है तो उसको बताना चाहिए कि किस ऑफेंस में अरेस्ट हो रहा है, क्या चार्जेस हैं। तो इस टाइप के जो जनरल प्रोविजंस जो हम लोग अपने प्रोसीजरल लॉज में भी पढ़ते हैं, जैसे कि बीएनएसएस में या पहले हम लोग सीआरपीसी में पढ़ा करते थे, तो ये सब एज अ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 22 के अंदर भी हमको दिया गया है। ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं कि अगर कोई पर्सन अरेस्ट होगा तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे। अरेस्ट होगा तो उसको प्रोविजन बताया जाएगा कि भाई किस चार्ज में अरेस्ट हुए हो। ये सब नेचुरल जस्टिस के फेवर में चीज़ें हैं, और ये सब एज अ फंडामेंटल राइट हमको आर्टिकल 22 के अंदर दी गई हुई हैं। अब आर्टिकल 22 में पूरे 7 क्लॉज दिए गए हैं, जिसमें कि आर्टिकल 22 का 1 और 2 बात करता है केवल सिटीजन के रेफरेंस में। फर्दर 3 से लेकर 7 तक ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज होते हैं, इनके रेस्पेक्ट में है। ये सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों के रेस्पेक्ट में ये लॉज चलते हैं। तो चलिए धीरे धीरे स्टडी करते हैं कि, और एकदम हम लोग इसमें डिस्कस भी करेंगे कि कैसे कैसे इन आर्टिकल से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं लास्ट में लेक्चर के। तो पूरा लेक्चर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये लेक्चर जो टू द पॉइंट सीरीज चल रही है, ये कैसे आप इसको कवर करेंगे, और आपका इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं वो कवर होते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आर्टिकल 22 जो है, जैसे कि मैंने बताया, दो चीज़ों में डील करता है। वो दो चीज़ें क्या हैं? पर्सन डिटेन्ड अंडर ऑर्डनरी लॉज। ऑर्डनरी लॉज में जो डिटेन किया जाता है उसको लेके कैसे लॉज चलेंगे, और पर्सन डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत जैसे कोई कानून है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी के अंतर्गत किसी को अरेस्ट किया गया। जैसे एक टाइम पे हमारे देश में कानून था टाडा का, जिसमें संजय दत्त अरेस्ट किए गए थे। तो ये सारे जो लॉज होते हैं, इनके अंदर जो अरेस्ट होगा उसका प्रोसीजर कैसे चलेगा, ये हमको बताया गया है। कहाँ पे? प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंतर्गत। तो चलिए बात करते हैं प्रिवेंटिव डिटेन्ड अंडर, पर्सन डिटेन्ड अंडर ऑर्डनरी लॉज। आर्टिकल कहाँ से? 22(1) से लेके 22(3) तक। राइट्स प्रोवाइडेड, कौन कौन से राइट्स प्रोवाइडेड हैं? इन्फॉर्म द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, किस ग्राउंड पर उसको अरेस्ट किया गया है। राइट टू बी कंसल्टेड एंड रिप्रेजेंटेड बाय अ लॉयर ऑफ चॉइस, वो कंसल्ट कर सकता है और अपने पसंद के लॉयर से, जिससे वो रिप्रेजेंट करवाना चाहता है खुद को, उसके साथ मीटिंग कर सकता है। 24 घंटे के अंतर्गत उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। दूसरे हाथ पे ये भी कहा गया है कि नो डिटेंशन इन कस्टडी बियॉन्ड 24 आवर्स। बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के 24 घंटे से ज़्यादा आप किसी पर्सन को कस्टडी में नहीं रख सकते हैं। 22(3) में बताया गया है कि क्लॉज 1 और 2 अप्लाई नहीं होंगे एनिमी एलियंस पे और पर्सन अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। प्रिवेंटिव डिटेंशन में कौन कौन है? जो 22(4) से लेके 22(7) के अंतर्गत जिन लोगों की बात करी गई है, उन पे क्लॉज 1 और 2 अप्लाई नहीं हो रहा है। और एनिमी एलियंस, एनिमी एलियंस कौन 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 होते हैं? एनिमी एलियंस वो देश हैं जो, जिनसे कि हमारी कंट्री के लिए एनिमीज हैं। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा एनिमी पाकिस्तान। तो इन लोगों को अगर हम लोग अरेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर ये क्लॉज अप्लाई नहीं होंगे। एनिमी एलियंस के रिस्पेक्ट में अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है या डिटेन किया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग बात करेंगे पर्सन डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज, जो 22(4) से लेके 22(7) के अंतर्गत आ रहे हैं। तो 22(4) क्या कह रहा है? नो प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर मोर देन 3 मंथ्स। 3 मंथ से ज़्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं होगी अनलेस अप्रूव बाय एडवाइजरी बोर्ड। एडवाइजरी बोर्ड अगर अप्रूव कर देता है तो 3 मंथ से ज़्यादा का एक बार में प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। अब ये एडवाइजरी बोर्ड में होगा कौन? ये जो बोर्ड बनेगा, ये बनेगा कंसिस्टिंग ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जजेस इस एडवाइजरी बोर्ड में बैठेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि 3 मंथ से ज़्यादा का हमको प्रिवेंटिव डिटेंशन देना है कि नहीं देना है। 22(5) क्या बात करता है? 22(5) बात करता है अथॉरिटी मस्ट कम्युनिकेट द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन। ग्राउंड ऑफ डिटेंशन जो है वो बताए जाएंगे किसको? जिसको अरेस्ट किया गया है। डिटेन्यू मस्ट बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट अ डिटेंशन। उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट करा सके, किसके
डिटेंशन के अगेंस्ट में। सब 3 महीने बाद होगा ये सब। 3 महीने तक तो उसको जेल में रखा जाएगा, उससे पूरी तरीके से जांच पड़ताल करी जाएगी। उसके बाद कहीं ट्रायल स्टार्ट होगा, फिर जाके जब 3 महीने तक ये है ही नहीं, उसको कोर्ट के सामने लेके जाओ, तो ट्रायल स्टार्ट होगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें उसके बाद होगा। अथॉरिटी में विद होल्ड डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स इफ इट इज़ अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। जो किस ग्राउंड पे उसको अरेस्ट किया गया है, अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो जाएगा उसको बताना, तो फिर अथॉरिटी जो है वो फैक्ट्स नहीं बताएगी कि किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया गया है। 22(7) बात करता है पार्लियामेंट एम्पावर टू मेक लॉज प्रिस्क्राइबिंग। पार्लियामेंट को पावर है किस रेफरेंस में, सर्कमस्टेंसेज एंड क्लासेस ऑफ पर्सन फॉर डिटेंशन बियॉन्ड 3 मंथ विदाउट एडवाइजरी बोर्ड ओपिनियन। पार्लियामेंट चाहे तो ऐसा लॉ बना सकती है कि 3 महीने से ज़्यादा आप उसको जेल में रख सकते हो बिना ही एडवाइजरी बोर्ड का ओपिनियन। जरूरी भी होगा, ये हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन पार्लियामेंट चाहे तो बिना ओपिनियन के भी अरेस्ट करवा सकती है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन कितना भी कर सकता है, प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एडवाइजरी बोर्ड। तो ये 22(7) में बताया गया है। अब 44th अमेंडमेंट से हमारे 22(7) में ये जो पार्लियामेंट की पावर थी इसको कम किया गया और प्रपोज किया गया चेंजेस। 22(4) में भी प्रिवेंटिव डिटेंशन रूल्स को लेके भी, बट ये जो रूल्स हैं अभी तक एनफोर्स नहीं हुए हैं, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसको अभी तक प्रेसिडेंट ने मुहर लगा के नहीं भेजा है। तो ये अभी तक जो प्रोसेस चल रहा है वो ऐसा ही चल रहा है। ये 44th अमेंडमेंट था, मतलब समझिए 1978 का, तब से अभी तक पेंडिंग है। इसके रेफरेंस में जो कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ है वो हम लोग देखते हैं। वो AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1982 का केस है। इसमें क्या कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, फैमिली मेंबर्स मस्ट बी इन्फॉर्म। फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म किया जाएगा कि कहाँ पे डिटेंशन हुआ है, प्लेस ऑफ डिटेंशन क्या है। डिटेन्यू मस्ट बी डिटेन्ड वेयर ही हैबिचुअली रिसाइड्स। जिस एरिया में, जैसे वो जहाँ रहता है, अब वो एक्स लोकेलिटी में रहता है, तो उसको वहीं पे डिटेन किया जाएगा। अगर उसको वहाँ पे पकड़ना इम्प्रैक्टिकल है तभी कहीं और ले जाएंगे। जैसे एक्स एरिया में रहता है, अब वो वाई जोन में मिला है, तो अब उसको वहीं पे अरेस्ट किया जाएगा। ये तो होगा नहीं कि वापस यहाँ लेके आया जाएगा। तो उसको डिटेन वहाँ किया जाएगा जहाँ वो हैबिचुअली रिसाइड करता है, जहाँ की वो लोकेलिटी का है। डिटेन्यू मस्ट बी एंटाइटल्ड टू बुक्स। उसको बुक्स दी जाएंगी, राइटिंग मटेरियल दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा, और फैमिली विजिट करवाई जा सकती है, लोग उससे मिलने आ सकते हैं। डिटेन्यू मस्ट बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम कन्विक्टेड प्रिजनर्स। अभी ये अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, क्योंकि अभी इनका कन्विक्शन या एक्विटल कुछ हुआ नहीं है, तो जो कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं उनसे अलग रखा जाएगा अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को। प्यूनिटिव ट्रीटमेंट मस्ट नॉट बी मीटेड आउट टू डिटेन्यू। अब अब इसमें बोला गया है कि जो प्यूनिटिव ट्रीटमेंट, अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो आप लोग ये देखिए, प्यूनिटिव ट्रीटमेंट मतलब पनिशमेंट वाला। डिटेन्यू मतलब यहाँ पे किसी को डिटेन किया गया है। यहाँ पे अभी ये नहीं है कि उसी ने ऑफेंस किया है। डिटेंशन किस लिए हुआ है, ताकि कुछ कमिट ना हो, प्रिवेंट करने के लिए डिटेंशन किया गया है। तो डिटेन्यू नॉर्मली ऐसा तो है नहीं कि उसने कोई क्राइम किया है इसलिए उसे डिटेन किया गया है, बट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग समथिंग। ये भी हो सकता है वो डिटेन्यू है, तो उसको प्यूनिटिव ट्रीटमेंट मस्ट नॉट बी मीटेड आउट टू द डिटेन्यू का मतलब होगा, a detainee must not be treated like a criminal or punished while in detention because preventive detention is not a punishment. Preventive detention जो है वो punishment नहीं है, उसको as a punishment की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, ये एक प्रिवेंशन की तरह से है। ये सब किस केस में कहा गया था, AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया था कि फैमिली मेंबर से मिलने दिया जाएगा। डिटेन्यू मस्ट बी डिटेन वेयर हैबिचुअली रिसाइड्स अनलेस इम्प्रैक्टिकल। जहाँ वो रिसाइड करता है वहीं पर उसको डिटेन किया जाएगा। डिटेन्यू को जो दिया जाएगा, बुक्स दी जाएगी, राइटिंग मटेरियल दिया जाएगा, खाना मिलेगा, फैमिली विजिट भी अगर चाहें तो वो उससे मिलने आ सकती हैं। उसको सेपरेट रखा जाएगा कन्विक्टेड पर्सन से, उसके अलावा प्यूनिटिव ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा डिटेन्यू को। अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आर्टिकल 22 के ऊपर ही आए हैं। अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, देखते हैं कि अगर हम लोग उसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं उसकी मदद से क्वेश्चंस को। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, सेफ गार्ड अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन आर प्रोवाइडेड अंडर द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेफ गार्ड जो है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की, वो कौन से आर्टिकल में प्रोवाइड करी गई है। तो ये जो आर्टिकल है अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये आर्टिकल 22 के अंदर दिया गया हुआ है। Further, every person who is arrested or detained is required to be produced before the nearest magistrate within a period of, हम लोगों ने देखा कि कितने देर में, 24 घंटे के अंतर्गत उसको ले जाना चाहिए।
under which one of the following article of the constitution an accused person has been guaranteed the right to be informed of the nature and causes of accusation। किस क्लॉज में बताया गया है कि जब उसको अरेस्ट किया जाएगा तो उसको एक्यूजेशन के क्लॉज बताए जाएंगे कि किस कॉज में अरेस्ट किया गया है, तो वो है आर्टिकल 22(1) के अंतर्गत। अदर क्वेश्चन, द राइट ऑफ एन अक्यूज टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस कमेंसेस व्हेन, जैसे ही वो अरेस्ट होता है उसको अपने लीगल प्रैक्टिशनर से मिलने की पूरी की पूरी फ्रीडम होती है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। कहाँ दिया गया हुआ है? आर्टिकल 22 के अंतर्गत। तो ये सारे कुछ प्रोविजंस थे जो आर्टिकल 22 के अंदर दिए गए हुए हैं। आई होप आप लोगों ने लेक्चर आराम से पढ़ा होगा, पूरी तरीके से अपने नोट्स बनाए होंगे, कायदे से आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी, क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। अब इसी तरीके से हम लोग आगे के लेक्चर्स में भी पीवाईक्यूज लेते हुए आएंगे और देखेंगे हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्या वो फ्रूटफुल है, उससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। ये चीज़ें हम धीरे 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 इसको फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस करेंगे और अभी तो एमसीक्यूज, फर्दर हम लोग इसको मेंस आंसर राइटिंग की तरफ भी लेके जाएंगे कि कैसे जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको हम लोग कन्वर्ट कर पाएँ अपने मेंस के आंसर राइटिंग में, एक प्रॉपर आंसर फ्रेम कर पाएँ। तो अगर आपको कोई डाउट हो इस लेक्चर के अंतर्गत तो मैसेज करिए या कमेंट करिए। व्हाट्सएप का लिंक कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी आपको स्पेशल लेक्चर सुनना हो या करवाना हो, जो आप पढ़ रहे हो आपको ना समझ में आए, तो आप वो सब्जेक्ट का नाम बता सकते हैं, वो टॉपिक बता सकते हैं, वो लेक्चर जैसे ही टाइम मिलेगा शेड्यूल कर दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।